Hello students, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan welcoming you all to our one shot video lecture series. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरा जो भी क्रिया सारी यानी कि फिजियोलॉजी के मॉडर्न का पार्ट है यानी कि पार्ट बी जो है उसको पूरा हम लोग खत्म करने वाले हैं वन शॉट लेक्चर के थ्रू। तो पार्ट बी जो है तुम लोग के 40 मार्क्स के आने वाले हैं और एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें होम्योस्टेसिस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है। यहाँ से तुम लोग के 23 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइनल ग्लैंड से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो अगर भी अभी भी तुम लोग की प्रिपरेशन वगैरह में कोई भी कमी रह गई है या फिर तुम लोग को शॉर्ट रिवीजन टाइप वीडियो चाहिए तो ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बस एग्जाम देने से पहले ये लेक्चर देख के चले जाओ। एसजीटी जो है वो सारे क्वेश्चन वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें कवर करवा रखे हैं मैंने और तुम लोग के एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं, आराम से तुम लोग पास हो जाओगे। और बाकी तुम लोग के रिस्पांस देख के अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया मुझे कि सर मॉडर्न का भी लेक्चर चाहिए। तो फिर चलो फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्रिया सारी यानी फिजियोलॉजी के पार्ट को। तो देखो होम्योस्टेसिस से स्टार्ट करते हैं। तो होम्योस्टेसिस में क्या आता है, तुम लोग के जनरल फिजियोलॉजी वगैरह आते हैं। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, मेन मेन पॉइंट्स है, सब कुछ मैंने इस लेक्चर में कवर करवा रखा है, इस नोट्स में कवर करवा रखा है। लेकिन तुम लोग अगर सोचो कि सिर्फ नोट्स देखने से काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी बहुत ध्यान से सुनो और जो भी है तुम लोग के सारे जो भी टॉपिक्स वगैरह है सब कुछ क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारे टॉपिक ही कवर करवा दूंगा मैं जितना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं जनरल फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं क्या क्या बोलता है। तो फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बॉडी। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में आ जाता है। जो भी ये सारे जितने भी मैं बताऊंगा जो भी ब्लैक ब्लैक में सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो तुम लोग को ये सारी चीजें लिखनी रहेगी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंस वगैरह देख लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 1/3 होता है फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड होते हैं। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है यानी कि 2/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड होता है। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल सेल के अंदर वाला फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि या प्लाज्मा प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं। फिर अब होम्योस्टेसिस से स्टार्ट करते हैं। तो होम्योस्टर्म किसने दिया था, तो डब्ल्यू बी कैनन ने दिया था। फिर होम्योस्टेसिस मीन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इन्वायरमेंट, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। तो बॉडी का जो भी इन्वायरमेंट है यानी कि हम लोग का चाहे वो टेम्परेचर होगा, चाहे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस वगैरह हो गया, तो सब कुछ एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रॉपर पीएच वगैरह पे वर्क करता है। तो जो भी जिस भी प्लेस का जो जो भी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये सारी चीजें अपनी बॉडी की मेंटेन करना बहुत जरूरी है। या तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं बॉडी के वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी वगैरह भी अफेक्ट होती है। तो अपने को क्या करना है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो भी बॉडी का है उसको मेंटेन करना है। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखना है। अगर वो बढ़ घट जाए तो फिर क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है और फिर डिजीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है अगर अगर होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं किया गया। तो ये थी होम्योस्टेसिस के बारे में बात। अब फीडबैक देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब कि कोई चीज कोई प्रोसेस चल रही है बॉडी में, अब वो ब्रेन वगैरह को सिग्नल वगैरह दे के उस चीज को रोकेगा। तो रोकने की प्रक्रिया जो है वो नेगेटिव फीडबैक के अंतर्गत आती है। जैसे रेगुलेशन ऑफ O2 हो गया, CO2 कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। तो ये जो है वो निगेटिव फीडबैक के एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हो गया या फिर वाटर बैलेंस हो गया और सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हो गया, ये निगेटिव फीडबैक के एग्जाम्पल है। और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, कोई चीज बॉडी में घट रही है तो अब ये यहाँ से कुछ ऑर्गन या इफेक्टर जो भी है वहां से वो ब्रेन वगैरह के पास सिग्नलिंग भेजेगा और वो क्या करेगा, उस चीज को बढ़ाने में हेल्प करेगा। जैसे एग्जाम्पल है ब्लड ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो पॉजिटिव फीडबैक जाता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स में इंजरी वगैरह होती है तो इंजरी होते ही क्या हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिंग एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद से पॉजिटिव फीडबैक आता है, इसी के कारण जो है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट होता है। उसके बाद से जो भी क्लॉटिंग वगैरह का प्रोसेस होता है वो होता रहता है। ये पॉजिटिव फीडबैक के अंतर्गत आता है। चाइल्ड बर्थ हो गया, तो चाइल्ड बर्थ में क्या होता है कि प्लेसेंटा से या फिर न्यूली जो फेटस है उससे जो है वो पॉजिटिव फीडबैक जाता है ब्रेन के पास। फिर वहां से वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो चाइल्ड को जो है पुश करने में हेल्प करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन करता है। और रिलैक्सिन जो है वो क्या करता है
कि जो भी प्यूबिक एरिया होता है वो उसको रिलैक्स करवाता है, जिससे कि चाइल्ड बर्थ आसानी से हो जाए। तो ऑक्सीटोसिन का निकलना और रिलैक्सिन का निकलना ये पॉजिटिव फीडबैक के अंतर्गत आता है। फिर अब आ जाते हैं सेल फिजियोलॉजी के बारे में। सेल फिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी जो है वो सेल है। ये सारी चीजें देखो तुम लोग क्या है नीट में भी कवर कर चुके हो, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार रिवाइज करते जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा बीच बीच में। तो देखो, सेल सेल सबको पता ही है कि बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी है। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में ये टर्म दिया था, तो सबको पता ही है। उसके बाद से एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 100 ट्रिलियन ऑफ सेल। ये जितने भी ये संख्या वाला है, जैसे 100 ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी कितने सेल्स का बना है, तो अप्रोक्स 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल। ये सारे जो है एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में। तो ये भी सारी चीज देखते चलो, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि कुछ भी तुम लोग का छूटे। तो देखो, एंटोन वॉन लीवेनहुक जो है वो फर्स्ट जो है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये माइक्रोस्कोप का अपने फिजियोलॉजी में क्या यूज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सूक्ष्म यानी कि जो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स वगैरह है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसका बिहेवियर वगैरह कैसा है, इन सारी चीजों की स्टडी कर सकते हैं, और अपने हेल्थ रिलेटेड डायग्नोसिस में, हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट में इन सारे चीजों का, ये जो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है उसको हम लोग हेल्थ से कोरिलेट करके डिजीज फ्री कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को। तो ये माइक्रोस्कोप का महत्व आ जाता है कभी कभी। फिर प्रोटोप्लाज्म है, तो एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म होता है, पढ़ा ही हुआ है तुम लोग का। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो भी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है लेकिन आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो इस बीच में जो भी सेलुलर फ्लूइड वगैरह भरा हुआ है वो तुम लोग का साइटोप्लाज्म हो जाता है। एक्टोप्लाज्म मतलब क्या, बीनीथ द मेम्ब्रेन जो फ्लूइड भरा रहता है उसे एक्टोप्लाज्म बोला जाता है। इंडोप्लाज्म मतलब बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन जो भी फ्लूइड रहता है उसको इंडोप्लाज्म बोला जाता है। तो अप्रोक्स साइटोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म सेम ही होता है। साइटोसोल जो होता है, जो भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो साइटोसोल उसको बोल दिया जाता है। पाइलो इरेक्शन आ जाता है, तो पाइलो इरेक्शन क्या होता है, तुम लोग बोलते हो कि क्या रोंगटे खड़े हो गए मेरे, तो जो रोंगटे खड़े होते हैं वो क्या होते हैं, हेयर ऑन द स्किन स्टैंड अप, तो इसको गूस बम्प्स भी लोग कुछ बोलते हैं। जैसे तुमने कोई मोटिवेशन वीडियो वगैरह देखा कि एक दिन में फिजियोलॉजी मुझे पास करनी है, तो क्या होता है उस उस वीडियो में जो है मोटिवेटर जो है, जो भी वक्ता है, वो तुम्हें मोटिवेट कर देता है और तुम्हें क्या गूस बम्प्स आ जाता है कि हाँ एक दिन में मैं पूरा फिजियोलॉजी जो है पास कर सकता हूँ। तो ये गूस बम्प्स हो गया, पाइलो इरेक्शन के अंतर्गत आता है, या चिकन स्किन भी इसी को बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है ले, और कंपोजिशन और क्या क्या होता है तो वो देख लो एक बार। तो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हम लोग देख रहे हैं। प्रोटीन जो होता है 55% होता है, लिपिड 40% होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है अप्रोक्स 5% होता है। एक्चुअली ये कितना 1 to 5% होता है, लेकिन अप्रोक्स 5% मान के चले। लिपिड बाइलेयर बना रहता है। इसके 2 एंड होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड जो कि फैट सॉल्युबल होता है, और हाइड्रोफिलिक एंड जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है जो भी है सेल की। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि लिपिड बाइलेयर होते हैं। तो लिपिड बाइलेयर का, ये देखो, ये लिपिड लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो लिपिड बाइलेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, ऊपर का जो पार्ट हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, और इनकी ये टेल लटकी रहती है, तो ये हाइड्रोफोबिक होती है। तो हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, और हाइड्रोफिलिक मतलब जी कि वाटर में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो था लिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर। और इनके बीच बीच में क्या होता है कि प्रोटीन्स वगैरह भी रहते हैं। तो एक बार प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लो। तो ये तो लिपिड की बात हो गई, लिपिड की बात कंप्लीट हो गई। अब प्रोटीन में क्या होता है कि 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है कि जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन को मैंने जूम कर दिया, ठीक है। अब इनके बीच क्या क्या है कि लिपिड बाइलेयर है बीच बीच में, लेकिन लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में प्रोटीन है। तो कुछ प्रोटीन जो है एकदम बीच में धसी हुई है, यानी कि इस लिपिड बाइलेयर के बीच में है, तो इनको इंटीग्रल प्रोटीन बोला जा सकता है। ये देखो, ये अंदर की तरफ है, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। अब पेरिफेरल प्रोटीन की जो देखो, ये ब्लू कलर में है, आउटसाइड आउटसाइड ब्लू कलर में है। तो ये जो तुम लोग का पेरिफेरल प्रोटीन है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर बाहर साइड में होंगे। तो देखो, रेड कलर वाले जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन हो गए, और ब्लू कलर वाले जो प्रोटीन है वो पेरिफेरल प्रोटीन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा रहता है आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द सेल विथ लूज कार्बोहाइड्रेट कोर कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह रहता है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है इसमें। मेन क्या क्या है कि प्रोटीन 55%, लिपिड जो है अप्रोक्स
40%। सेल मेम्ब्रेन हो गया तुम लोग का, ये कंप्लीट हो गया। अब एक बार फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन के। तो देखो, फिजिकल आइसोलेशन कराता है, शेप को मेंटेन रखता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन फॉर साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है तो बीच में क्या होता है, जो तुम लोग का साइटोप्लाज्म हो गया या फिर अंदर जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह हो गया, ईआर हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, तो इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, सेमी परमिएबल फंक्शन होता है इसका। रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, O2 एंड CO2 को, जो भी मतलब न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए रहता है या गैसेज वगैरह चाहिए रहता है, जो भी एक्सचेंज होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और सेल आइडेंटिफिकेशन करवाता है। ठीक है, ऑर्गेनल्स देख लो एक बार, ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। तो पहला है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, रिमेन द शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन में आते क्या क्या है, तो फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है साइटोस्केलेटन का, और फिलामेंटस प्रोटीशियस स्ट्रक्चर का नेटवर्क को जो है वो साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि शेप ऑफ द सेल बनाने में हेल्प करता है, पूरी जो है सेल्स में फैला रहता है ये। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पता ही है, दो टाइप का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड एंड स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करेगा, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ होते हैं, तो राइबोसोम्स के सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं। यानी सॉरी, राइबोसोम जो है वो ईआर के जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या करते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते रहते हैं। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और इनके ऊपर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम सिचुएटेड होते हैं सरफेस पे, जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रफ हो जाता है। लाइसोसोम जो है वो गोल्गी अपार्टस या गोल्गी बॉडी द्वारा बनाया जाता है। तो गोल्गी बॉडी से क्या होती है कि पैकेजिंग वगैरह होकर लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम के अंतर्गत क्या होता है कि लाइसोसोम वेसिकल्स कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, एसिडिक एंजाइम्स होता है। तो इसलिए इनको सोसाइडल बैग्स भी बोला जाता है या सोसाइडल सैक्स भी बोला जाता है। तो लाइसोसोम क्या होता है कि एक ऑर्गेनल्स है, उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं, बहुत सारे एसिडिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो अब इनका ये कभी कभी क्या होता है कि गलती से फट जाते हैं लाइसोसोम। अगर गलती से लाइसोसोम अगर सेल के अंदर फट गया तो सारे एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, और ये क्या करता है, कभी कभी सेल का भी डाइजेशन करने लगता है। यानी कि जो सेल है, अगर लाइसोसोम फट गया गलती से सेल के अंदर, तो वो क्या करता है, उस सेल का ही डाइजेशन कर देता है। तो इसीलिए इसको सोसाइडल सेक्स या सोसाइडल बैग भी बोला जाता है। पेरोक्सीसोम में क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। एल्कोहल इज डिटॉक्सिफाइड इन लीवर सेल बाय पेरोक्सीसोम। तो एल्कोहल जो होता है उसके डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है कहाँ पे, लीवर सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, आ गया तुम लोग की फेवरेट लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। 100 to 1000 इन ईच सेल, एक सेल में 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये क्या काम क्या रहता है इनका, एटीपी फॉर्मेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिव, तो ये क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन करके अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं या नंबर मेंटेन किए रहते हैं। एटीपी हैज बीन कॉल्ड एनर्जी करेंसी। तो एटीपी के ही द्वारा हम लोग को एनर्जी वगैरह मिलता है। देखो, सेल्फ रेप्लिकेटिव का मतलब है कि देखो कोई पर्सन जो है वो बहुत रनिंग वगैरह करता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, एथलीट्स वगैरह का एग्जाम्पल ले लो। तो एथलीट्स वगैरह में क्या होता है कि कंटिन्यूअस एक्सरसाइज के कारण जो है उनका जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट रहता है। तो ऐसे पर्सन का जो मसल देखोगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, लेकिन नॉर्मल पर्सन में जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल लेवल का होगा। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है, एमएनसी जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और एनसीआर जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो एमएनसी में क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोल एंड राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसको याद करना है ट्रिक से। एमएनसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एनसीआर जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा सेल का, और क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करता है, बता ही दिया। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, और जो भी जितना भी बॉडी का रेगुलेशन वगैरह होता है वो न्यूक्लियस से ही होता है, थ्रू द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए।
कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी, सारे सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। प्रेजेंट इन ऑल यूकोरियोटिक सेल, यूकोरियोटिक सेल में सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए से डीएनए बनना है, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए से आरएनए भी बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक मटेरियल। तो डीएनए, डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया तुम लोग का कि डीएनए हो गया, डीएनए से आरएनए हो गया। डीएनए जो है वो क्रोमेटिन में थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। क्रोमेटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर तुम लोगों ने वैसे पढ़ ही रहा होगा, इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जो है वो ऐसे हेलिकल स्पेस में होता है, 10 बेस पेयर वगैरह होते हैं, जो भी है इनके बीच में क्या होता है कि 34 आर्म स्ट्रॉन्ग की दूरी रहती है। ये सारी चीजें हैं जो है वो नीट वगैरह के टाइम पे पढ़ाई जाता है। तो एक बार देख लो एक बार शॉर्ट में कि क्रोमेटिन बिकम द रॉड से मैन क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस हैव जीन, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं, और ईच जीन जो बना रहता है वो डीएनए का भी बना रहता है। तो डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेल। आरएनए की बात कर ले रहे हैं, तो आरएनए का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। क्या होता है? सिंगल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस कंटेन आरएनए, न्यूक्लियस कंटेन आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द आरएनए। तो मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। आरएनए फॉर्म बाई राइबोसोम इन न्यूक्लियोलस, ऑल्सो आरएनए फॉर्म बाई डीएनए इन न्यूक्लियस। तो आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में बनता है, जैसे ये सेल हो गया उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोलस रहता है। तो न्यूक्लियोलस में भी राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, और आरएनए फॉर्म बाय द डीएनए इन न्यूक्लियस। तो डीएनए से भी आरएनए का फॉर्मेशन होता है। दो प्रोसेस होते हैं आरएनए के फॉर्मेशन के। ऑल आरएनए कम्स इनटू द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही होते हुए जो है वो साइटोप्लाज्म में आरएनए फिर प्रोसीड करता है ट्रांसलेशन के लिए। ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो होता है वो ऑस्मोसिस के अंतर्गत आता है। फिर डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जब पार्टिकल्स वगैरह का मूवमेंट होता है, ये डिफ्यूजन के अंतर्गत आता है। फिर एक्जोसाइटोसिस यानी कि गिविंग आउट, यानी कि कोई भी सबस्टांस वगैरह है वो बॉडी से बाहर की तरफ निकाल दिया जाए तो उसे एक्जोसाइटोसिस कहा जा सकता है। इट इज कंसर्न विद द गिविंग आउट ऑफ द सबस्टांस दैट आर सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल। तो जो भी अंदर बना हुआ है उसको बाहर निकाल देना एक्जोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस दो टाइप का बताया गया है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल का पीना, यानी कि कोई भी फ्लूइड वगैरह, फ्लूइड पार्टिकल जो है वो इनगल्फ कर रहा है कोई भी बॉडी जो है, वो पिनोसाइटोसिस के अंतर्गत आ जाता है। फैगोसाइटोसिस के अंतर्गत आता है सेल ईटिंग, यानी कि कुछ भी फूड पार्टिकल्स वगैरह, सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह जब सेल के अंदर आता है तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। आईसीएफ जो है वो मोस्टली कंटेन के प्लस एंड ईसीएफ, कंटेन सोडियम एंड क्लोराइड। तो देखो आईसीएफ यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है? मोस्टली जो होता है वो पोटेशियम होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो होता है वो सोडियम और क्लोरीन होता है। तभी तो जब जब नर्व वगैरह का कंडक्शन होता है तो क्या होता है कि सोडियम वीजीसी जो होता है वो ओपन हो जाता है। सोडियम वो वीजीसी ओपन हो जाता है तो बाहर से सोडियम अंदर आने लगता है। तो बाहर से सोडियम अंदर आ रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है, तभी तो बाहर से सोडियम अंदर आ रहा है। तो ये वीजीसी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो बाहर सोडियम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम और क्लोरीन ज्यादा है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो पोटेशियम ज्यादा है। तो ठीक है। अब बार बॉडी इज फाउंड इन इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल में बार बॉडी मिलता है। गोल्गी अपार्टस ऑल्सो नोन है डिक्टियोसोम। तो गोल्गी अपार्टस यानी गोल्गी बॉडी का एक और नाम है डिक्टियोसोम। ईआर इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स ऑफ द यूकोरियोटिक सेल। सेल डिवीजन के बारे में बात करते तो माइटोसिस की 5 स्टेजेस बताई गई। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में क्या होता है तुम लोग का? सारे ऑर्गेनल्स वगैरह डिसअपियर होने लगते हैं। मेटाफेज में क्या होता है कि बकेट लाइक, सॉरी, मेटाफेजिक प्लेट पे सब सारे जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं। फिर एनाफेज में क्या होता है कि वो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनने लगता है, एक इस कोने से एक इस कोने से, और वहां से वो क्या करता है? सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं जो भी क्रोमोसोम्स है।
टेलोफेज में क्या हो जाता है, टेलोफेज में दोनों अपोजिट के साइड में मूव करने लगते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाता है कि साइड जो भी तुम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी अलग हो जाता है और दो सेल अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सेल डिवीजन की 5 मेजर स्टेज थी। अब देखो बहुत डीप में बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो शॉर्ट में ही बता दे रहा है सारी चीजें। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा है कि नोट्स जरूरी नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट सारा बता ही दिया, एक्टिव हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस होता है हो सकता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा इसमें तुम लोग का एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तुम लोग का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर रिक्वायरमेंट रहता है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब आएगा तब हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो और ये एटीपी कहाँ से मिलती है, तो सोडियम सोडियम जो भी है अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म वगैरह चलता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो एटीपी जो होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूटिलाइज होती है। एग्जाम्पल सोडियम पंप हो गया, सोडियम पंप में भी एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर ले तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर की रिक्वायरमेंट रहती है और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार ही मूव करता है सबस्टांस। इसका एग्जांपल है ग्लट्स हार्मोन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हार्मोन। तो ग्लट जो है इसका एक पार्ट, एक एग्जांपल होता है ग्लट फोर। तो ग्लट फोर क्या करता है कि सेल, कोई सेल है तो सेल पे जाके ग्लट फोर बाउंड बाउंड हो जाता है। ये क्या करता है, इंसुलिन को पाथ प्रोवाइड करता है सेल सेल के रिसेप्टर में जाने के लिए इंसुलिन को पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज अपटेक सेल का बढ़ा देता है। तो ये ग्लट की बात हो गई, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें पैसिव होता है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है कैरियर का। ऑस्मोसिस भी पैसिव होता है, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। बाकी वही चीज यहाँ पे भी बताया गया है, माइक्रोमोलिक्यूल का ट्रांसफर या तो पैसिव हो सकता है या तो एक्टिव हो सकता है। पैसिव में सिंपल और फैसिलिटेटेड हो सकता है, सिंपल में भी नॉन सेलेक्टिव हो सकता है और सेलेक्टिव हो सकता है। एक्टिव में क्या होता है कि एटीपी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मतलब जो भी पंप वगैरह है उनमें तुम देख सकते हो ये सारी चीजें। और सेकेंडरी यानी कि इनडायरेक्टली जो होता है इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे इनडायरेक्टली, कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है एटीपी का, जैसे क्लोरीन और वाटर की बात कर लें, क्लोरीन एंड वाटर, ये तुम लोग का जो है वो पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो होता है इनका ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंटेस्टाइन वगैरह में, गट में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जो होता है वो सोडियम वगैरह एक्टिवली एब्जॉर्ब हुए। तो सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब हुए तो वो क्या करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना देता है इनके लिए, क्लोरीन और वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब हुआ, एटीपी की रिक्वायरमेंट लगी, लेकिन पीछे पीछे जो है वो क्लोरीन एंड H2O भी इनके पीछे पीछे भागने लगे। तो ये जो सोडियम की वजह से जो क्लोरीन एंड H2O इनके पीछे पीछे गए, एब्जॉर्ब हुए, तो ये जो होता है वो सेकेंडरी यानी कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एटीपी का एब्जॉर्प्शन में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं तो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। तो इसमें भी देखो सारी सारी चीजें कवर करवाऊंगा मैं। ट्रांसफर ऑफ O2 फ्रॉम द एल्वेलाई टू द वेनस ब्लड एंड CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो इसमें क्या होता है कि देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ऐसे ही समझ लो, हम लोग क्या करते हैं सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो जो भी हम लोग का ऑक्सीजन लेते हैं एक तरीके से, तो ज्यादातर अमाउंट में तो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग के लंग्स के पास गया, फिर लंग्स के पास से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसमें, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से फिर लंग्स वगैरह में जाता है, फिर लंग्स से सॉरी हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से ब्लड जो होती है पूरी बॉडी में पंप कर दी जाती है, फिर टिश्यू के पास जाता है तो टिश्यू के पास ऑक्सीजन चला जाता है और CO2 फिर वापस दे दिया जाता है ब्लड को, फिर वहां से CO2 चल के हार्ट में आता है, फिर हार्ट से लंग्स के पास आ जाता है, फिर बॉडी के थ्रू जो CO2 है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है और O2 ले लिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है रेगुलेशन वगैरह की। तो वही ये सारी चीजें की बात हो रही है। और बॉडी का जो है वो पीएच वगैरह, बॉडी फ्लूइड का मेंटेन वगैरह करना बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। रेगुलेशन ऑफ CO2 ऑफ द ब्लड, एक्सक्रीशन ऑफ द सर्टेन वोलाटाइल गैसेस। चलो ठीक है, ये फंक्शन था जो भी था इनका। प्रेशर की बात कर लेते हैं। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विद इन द लंग्स पैरेनकाइमा कितना होता है, 760 mm ऑफ HD। इंट्रा प्लूरल प्रेशर बिटवीन द टू लेयर ऑफ द प्लूरा
एट रेस्ट होता है -2 mmHg और इंस्पायरेशन के टाइम पे होता है -6 mmHg। तो देखो ये लंग्स है, लंग्स के अंदर कितना इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना होता है 760 mm of Hg। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इनकी आउटर कवरिंग क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है आउटर कवरिंग होती है, इनके बीच में गैप होता है और इनके इनमें प्लूरल फ्लूइड भरे रहते हैं। और इनका जो प्रेशर होता है वो अंदर के अंदर से जो होता है वो कम होता है, -2 mmHg -6 mmHg। तो जो हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं, तो एक्सपायरेशन के समय ये लंग्स को, ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है इनकी वजह से लंग्स को पूरा कोलैप्स नहीं होने देता है और बाहर की तरफ खींच के रखता है। क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है, तो नेगेटिव प्रेशर है तो ये लंग्स को बाहर की तरफ खींच के रखता है। नहीं तो हम लोग एक बार सांस ले लेते तो सारी हवा बाहर चली जाती, सारी हवा बाहर चली जाती है और लंग्स जो है वो खाली हो जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, लंग्स पचकता नहीं है क्यों, इनकी वजह से, क्योंकि निगेटिव जो है पल्मोनरी प्रेशर लगा रहता है, निगेटिव प्लूरल प्रेशर लगा रहता है हमेशा। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देख लेते हैं। तो देखो इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दिया गया है और इधर सैचुरेशन दिया गया है। ये सारी चीजें नीट वगैरह में भी कवर किया जाता है। तो ये देखो ये कर्व बना रहता है, तो क्या होता है जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ता है वैसे वैसे सैचुरेशन बढ़ते जाता है। और क्या होता है कि एक समय आने पर जो होता है वो पूरा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो सैचुरेट हो जाता है। तो इंडिकेशन वगैरह इससे कैसे देखते हैं कि एक तो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल लेवल है। अगर अगर ये जो ग्राफ है सिग्मोइड शेप का ग्राफ है, अगर राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है तो राइट मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है ब्लड से। और अगर ये ग्राफ जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है तो लेफ्ट मतलब एसोसिएशन, राइट इंडिकेशन, शिफ्ट टू राइट, राइट मतलब डिसोसिएशन और लेफ्ट मतलब एसोसिएशन, राइट मतलब डिसोसिएशन लेफ्ट मतलब एसोसिएशन, ऐसे याद कर लो। तो इसमें क्या होता है शिफ्ट टू राइट में हो गया क्योंकि ऑक्सीजन घट गया, और ऑक्सीजन घटने से क्या होगा, ऑक्सीजन कब कब घटेगा तो एक बार देख लो। तो ऑक्सीजन घटा यानी कि कब कब ये डिसोसिएशन होना स्टार्ट होगा, तो H+ बढ़ेगा, 2,3-DPG इंक्रीज होगा, और इसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ग्राफ लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज होगा, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा और H+ भी डिक्रीज होगा। तो H+ और पीएच हमेशा अपोजिट चलते हैं, H+ डिक्रीज यानी कि पीएच बढ़ता है। तो ये नीट में भी पढ़ा ही रहता है, तो इतना कुछ वो नहीं है। अब देखो सेंटर वगैरह की बात कर लेते हैं, और इसमें प्लेस लिखा हुआ है और ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का कहाँ होता है, अपर पॉन्स में होता है, और इनके फंक्शन होते हैं टू कंट्रोल द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन। और है एपेनेस्टिक सेंटर, इनका जो है प्लेस होता है लोअर पॉन्स होता है, और फंक्शन होता है कंट्रोल द डेप्थ ऑफ द इंस्पायरेशन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स की बात कर ले तो नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो गया, एंजियोटेंसिन 2 हो गया, थ्रोम्बोक्सिन हो गया, CO2 एक्यूमुलेशन हो गया। वैसोडाइलेशन में क्या आ जाता है, एस्टाइल कोलिन आ जाता है, आइसोप्रोटेनॉल आ जाता है। फिर ये मन करे तो देख लेना तुम लोग, क्वेश्चन नहीं आता है वहां से। यहाँ से क्वेश्चन आता है, टाइडल वॉल्यूम पूछता है, तो टाइडल वॉल्यूम यानी कि जो भी हम लोग ब्रीथ सिंगल ब्रीथ में ले रहे हैं या इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं, तो ये टाइडल वॉल्यूम हो जाता है 500 ml। IRV इंस्पायरेटरी रिजल वॉल्यूम यानी कि कितना हम लोग इंस्पायर फोर्सफुली कर सकते हैं, तो ये अप्रोक्स 3000 ml होता है। रेंज इनकी 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो जिसको हम लोग फोर्सफुली एक्सपायर कर लेते हैं वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंतर्गत आता है। 1000 ml होता है, रेंज होता है 1000 से 1100। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि जितना हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिए, पूरा जितना भी सांस है उसको छोड़ दिए, बाहर की तरफ हवा निकाल दिए, फिर भी लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रिमेन रह जाता है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। 1500 ml होता है, रेंज इनका 1200 से 1500 ml होता है। लंग्स कैपेसिटी की बात करें तो लंग्स कैपेसिटी मतलब सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में TV+IRV आता है, इनका रेंज होता है 2500 से 3500 ml। वाइटल कैपेसिटी यानी कि TV+IRV+ERV यानी कि जितना भी सांस हम लोग लेते हैं वो टीवी हो गया, IRV हो गया या ERV हो गया, इन तीनों को मिला के वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है। मेल में कितना 4800 ml बताया गया, फीमेल में अप्रोक्स 3200 ml बताया गया है।
फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो ये आरवी प्लस ईआरवी होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनका रेंज होता है 2200 से 2500 ml। फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाता है, तो इसमें ये वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो टोटल 6000 ml अप्रोक्स आ जाता है। ये डाटा याद कर लेना, सारा आता है तुम लोग का, पूछा जाता है कि किसका कितना ml होता है। फिर एपिन्यूस्टिक सेंटर एक्सेलरेट इंस्पायरेटरी सेंटर एंड निमोटैक्सिस सेंटर जो होता है वो प्रिवेंट करता है इंस्पायरेटरी सेंटर को। ब्रेकिंग पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट एट विच ब्रीथिंग कैन नॉट वॉलेंटरी प्रिवेंटेड लॉन्गर, यानी कि तुम लोग सांस रोकने का ट्राई करो, तो रोकते रोकते एक समय आएगा कि तुम लोग अपने आप सांस ले लोगे। भले ही सांस रोक ऐसा ट्राई नहीं करना, लेकिन अगर कभी ट्राई किया होगा तो सांस रोकोगे तो आदमी मर नहीं जाता है। सांस रोकते रोकते एक समय आ जाता है कि आदमी फिर प्रिवेंट नहीं कर पाता है ब्रीथिंग को, तो वो ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है। साइट ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, निमोटैक्सिक सेंटर का होता है अपर पॉन्स में, एपनिस्टिक सेंटर जो होता है वो लोअर पॉन्स में, इंस्पायरेटरी सेंटर जो होता है वो डॉर्सल मेडुला में, एक्सपायरेटरी सेंटर जो होता है वो वेंट्रल मेडुला में होता है। हाइपोक्सिया एंड कॉजेज बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिक हाइपोक देखो हाइपोक्सिया चार टाइप का बताया गया है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, तो ये चार टाइप के हाइपोक्सिया बताए गए हैं। अब इनके कॉज देख लेते हैं। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का क्या होता है कि ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट की कमी हो जाती है। कॉज क्या है? हाई एल्टीट्यूड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया ड्यू टू अनएडिक्वेट रेड ब्लड फ्लो। कॉज क्या है कि कॉन्जेस्टिव कार्डिक फेलियर हो गया, हिमोरेज हो गया और थ्रोम्बोसिस हो गया। एनीमिक हाइपोक्सिया इज ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, कॉज हो गया डिक्रीज आरबीसी एंड डिक्रीज हीमोग्लोबिन। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया इज ड्यू टू द डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, और कॉज है साइनाइड पॉइजनिंग वगैरह। ये हाइपोक्सिया आता है तो एक बार देख लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार रिवाइज भी कर लेना सारी चीजें। अब देखो, ये प्रोसेस को समझना है कि कैसे क्या क्या बॉडी में होता रहता है। तो देखो ये प्रेशर तुम लोग का बताया गया है, और कहाँ कहाँ कितना कितना प्रेशर होता है याद करना है, ये बताया गया है। तो देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का 159 होता है, और 0.3 जो होते हैं वो CO2 होते हैं। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले इंस्पायरेशन देखो, ऑक्सीजन हम लोग अंदर लिए बॉडी में, तो ऑक्सीजन अंदर लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि लंग्स में आते आते जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो 104 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो 40 होता है। अब यहाँ पे एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज ब्लड में क्या चला आता रहता है, ब्लड में जो होता है वो ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से CO2 ब्लड से निकलेगा। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीजन का जो लेवल हो गया वो 95 हो गया, प्रेशर हो गया, और CO2 जो हो गया वो 40 हो गया। CO2 तो 40 हुआ है, ठीक है, चलो अभी बताता हूँ मैं। फिर टिश्यू के पास आया, तो टिश्यू के पास क्या हो गया, ये 95 से जब टिश्यू में आया ऑक्सीजन तो 40 हो गया। अब टिश्यू में पहले से तुम लोग का 45 है CO2, तो 45 से, और ब्लड में जो है वो 40 है, तो CO2 की डिजोल्व होने की पावर ज्यादा है, तो ये CO2 जो है वो टिश्यू से ब्लड में डिजोल्व हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो 45 से ये 40 की तरफ मूव कर लेगा, और ऑक्सीजन जो है वो 95 से 40 की तरफ मूव कर लेगा। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 हो गया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 हो गया। अब ये ट्रेवल करेगा एज ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे लंग्स में जो है वो पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 है O2 का, और CO2 का 40 है, तो हाई टू लो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा है, तो लंग्स से ब्लड में फ्लो करेगा, फिर ये 40 जो है वो 95 बन जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो 45 चला आया है, तो 45 से वो 40 की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा लंग्स की तरफ, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फिर 40 बन जाएगा। तो ये तुम लोग का सर्कल, ये प्रोसेस चलता रहता है, और फिर ये क्या होता है, फिर बॉडी के थ्रू CO2 एक्सक्रीट कर दिया जाता है ब्रीथिंग के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो 97% जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि 3% जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट लगता है। CO2 की बात करें तो 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, 23% अप्रोक्स कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और 7% जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात कर लेते हैं।
तो इसमें क्या है, हम लोग फूड पार्टिकल्स को खाते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल्स है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी मिलने से, फूड पार्टिकल्स के इनटेक से और एनर्जी मिलने के बीच में बहुत सारे प्रोसेस वगैरह चलते रहते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस रहता है एक बार देख लेते हैं। तो देखो, ब्रेकिंग ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग खा रहे हैं, और क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है वो डाइजेशन कहलाती है। लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट चार टाइप के बताए गए हैं। कौन कौन से? सेरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो सेरोसा के अंदर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, और ये क्या होती है, कनेक्टिंग एंड इपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई रहती है। मस्कुलर लेयर के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बैक्स, प्लेक्सस वगैरह पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड मोटिलिटी को कंट्रोल करते हैं। सब म्यूकोसा के अंदर क्या होते हैं, मिजनर्स, प्लेक्सस वगैरह पाए जाते हैं, और इनका क्या होता है कि ये माउथ एंड फेरिंग्स वगैरह में absent होते हैं, और ये सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कंट्रोल करते हैं। तो ये मोटिलिटी को कंट्रोल करेंगे मस्कुलर लेयर, और सब म्यूकोसल लेयर जो है वो सेक्रेशन को कंट्रोल करेंगे। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की लेयर होती है। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, जैसे हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल गई हुई है माउथ से एनस तक, तो आउटर मोस्ट जो है वो सेरोसा हो गया। सेरोसा के अंदर जो सेकंड लेयर हो गई मस्कुलैरिस हो गई, या म्यूकोसल लेयर हो गए। उसके अंदर सब म्यूकोसल लेयर हो गई, और सबसे लास्ट में जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, और ये बीच में जो है वो ल्यूमेन हो गया। तो म्यूकस मेम्ब्रेन सबसे अंदर की लेयर है, और ये क्या करती है कि इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया को बढ़ाती है। इस पे विलाई वगैरह, माइक्रो विलाई वगैरह भी पाए जाते हैं जो इंटेस्टाइन वगैरह में, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इनर मोस्ट लेयर होती है। ये चार लेयर हो गई। नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, और बैक्स प्लेक्सेस और मिजनर्स प्लेक्सेस अभी बताया मैंने। और एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई फ्रॉम एएनएस से होती है। क्या क्या होती है इसके अंतर्गत? एक तो सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक जो होता है वो इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंक्रीज द नॉर एड्रेनलिन। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो एसेलरेट करेगा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मूवमेंट की है, या पेरिस्टाइलसिस वगैरह है, इसको एसेलरेट करेगा। एंड इंक्रीज एस्टाइल कोलिन, इनके अंदर एस्टाइल कोलिन ए का सिक्रेशन होता है। सलाइवा, सलाइवा की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो टाइलिन होता है जो कि बॉइल्ड स्टार्च पे एक्ट करता है। सेलेवरी एमाइलेज होता है, क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज वगैरह में कंट्रोल कन्वर्ट करता है। माल्टोज यानी कि डाइसेकेराइड में, और बहुत सारा ओलिगोसेकेराइड में भी कन्वर्ट करता है। माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। स्मॉल अमाउंट में होता है ये, बहुत नेग्लेजिबल इसको कर सकते हो। फिर लिंगुअल लाइपेजेज होता है, ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ये भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। मेन जो है टाइलिन यानी कि सेलेवरी एमाइलेज जो है वो मेन एंजाइम्स पाया जाता है। अनकंडीशन सलाइवेशन इज एन इनबोर्न रिफ्लेक्स। सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। अपने बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन वगैरह नहीं होता है। तो सेलुलोज किस में पाया जाता है? हरे पत्ते वगैरह में पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हरे जो भी हरा पत्ता वगैरह है उसको हम लोग नहीं पचा पाते हैं, जबकि गाय भैंस जो है वो सेलुलोज का डाइजेशन अच्छे तरीके से कर लेती है। इसीलिए गाय भैंस को देखना घास वगैरह खाते रहती हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन है वो लगातार जो है साग का सेवन करने लगे, पत्तों का सेवन करने लगे, तो फिर उसका जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह उसको मिलेगा नहीं, तो फिर एट लास्ट उसकी डेथ भी हो सकती है प्रोलॉन्ग पत्तों का यूज से। इसीलिए बोला जाता है कि पत्ते वगैरह या साग वगैरह खाया जाता है, लेकिन कंटिन्यूअसली बहुत दिनों तक नहीं खाया जाता है। बदल बदल के सब्जियां खानी चाहिए। ऑल कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा देख लो, टोटल अमाउंट कितना है, 1000 से 1500 ml 24 आवर में। पीएच 6.4 से 7, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है 1 के आसपास है। कंपोजिशन जो है वो 99.5% वाटर होता है इनके अंदर, और 0.5% सॉलिड होता है जिसके अंदर एंजाइम्स वगैरह आते हैं। एंजाइम्स में क्या है, टाइलिन हो गया और माल्टेज हो गया। ग्लूकोज नॉर्मली absent इन द सलाइवा। टाइलिन के बारे में बात कर रहे थे, तो एक्ट ऑन बॉइल्ड स्टार्च ओनली। स्ट्रॉन्ग एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाता है। डाइजेस्ट स्टार्च अप टू माल्टोज स्टेज ओनली। हाइपोसलाइवेशन, देखो ठीक है, ये सारे डिजीज वगैरह दिए गए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेलेब्री डक्ट हो गया,
कॉन्जेनाइटल अब्सेंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड किसी में अब्सेंट है तो एटाइलिज्म बोल सकते हैं उसको। बेल्स पैल्सी किसको बोलेंगे कि फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, पढ़ना चाहो तो देख सकते हो। हाइपर सैलिवेशन के अंतर्गत क्या कब कब होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान, टूथ डिके हो गया या फिर पार्किंसोनिज्म हो गया, हाइपर सैलाइवेशन देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं कि जो भी सैलिवरी ग्लैंड वगैरह है तो कौन कौन सी है। पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है। तो पैरोटिड ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो ये रहा मेरा पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे है, तो जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। 20 से 30 ग्राम जो है इनका वेट होता है। डक्ट जो निकलती है, ये देखो ये डक्ट गई हुई है, स्टेंसन डक्ट निकली हुई है पैरोटिड ग्लैंड से। लेंथ है 35 to 40 mm। डक्ट की ओपनिंग कहाँ होती है, तो इनसाइड द चिक्स अपोजिट टू द अपर सेकेंड मोलर टीथ। नेचर जो होता है वो वेरी थिन वाटरी होता है। और जो नर्व सप्लाई है इनकी नाइन्थ है, यानी कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई होती है इनकी, नर्व कंट्रोल होता है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर से, देखो ये यहाँ पे कहीं जो है वो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ये वेट 8 to 10 ग्राम, ये वार्टन डक्ट है। तो ये देखो ये डक्ट आई हुई है, ये कौन सी डक्ट है, तो वार्टन डक्ट है। इनकी जो लेंथ है अप्रॉक्स 40 mm है। और कहाँ पे ओपनिंग होती है, तो फ्रेनेलम ऑफ टंग बाय स्मॉल ओपनिंग। मिक्स टाइप होती है, फेशियल नर्व से नर्व सप्लाई होती है 7। सबलिंगुअल जो है वो म्यूकोसा एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये देखो ये सबलिंगुअल है। ये क्या वेट है इनका, 2 to 3 ग्राम। डक्ट जो है रिविनस डक्ट के थ्रू जो है वो सेक्रेट होती है, तो बिलो द टंग होती है ये। ओपन ऑन द स्मॉल पेपिली बीनीथ द टंग। मुकस ग्लैंड होती है और फेशियल नर्व से कंट्रोल होती है। तो ये सलेवरी ग्लैंड की बात है। देखो अगर चाहते हो ये वाला चैप्टर, अगर तुम लोग के पास टाइम होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाले चैप्टर को पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। मतलब इस चैनल पे नहीं पढ़ाया हुआ है, दूसरे चैनल पे पढ़ाया हुआ है। तो वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से तुम लोग चाहो तो ये चैप्टर फुल में देख सकते हो। स्टमक की बात कर लेते हैं तो 4 टाइप ऑफ सेक्रेटरी सेल होते हैं। कौन कौन से, चीफ सेल या जाइमोजन सेल, ये क्या करते हैं, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेजेस का सेक्रेशन करते हैं। पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल इन्हीं को बोलते हैं, ये एचसीएल एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करते हैं। तो एचसीएल जो है वो पेप्सिनोजेन को जो है वो कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। म्यूकस सेल जो है वो म्यूसिन सेक्रेट करते हैं, जो स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। जी सेल जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, ये पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट एचसीएल। एंड चीफ सेल को पेप्सिनोजेन सिक्रेट करवाता है। एंजाइम्स की बात करें तो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो वीक फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स होता है। लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरियोसाइडल होता है। यूरिएज जो होता है वो यूरिया को हाइड्रोलाइज कर देता है अमोनिया में। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में रिक्वायरमेंट रहते हैं। ये क्वेश्चन आता है देखना, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन करता है, तो कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इनका डेली सिक्रेशन कितना हो जाता है, तो 2500 से 3000 ml पर डे। फिर पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं तो पेनक्रियाज क्या है, रेसिमोस ग्लैंड है, डुअल ऑर्गन है। यानी कि इंडोक्राइन भी पार्ट होता है इनके अंतर्गत और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। इंडोक्राइन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। इंसुलिन जो होता है वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रेट होता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। और ग्लूकेगॉन क्या करवाता है, जो भी स्टोर ग्लाइकोजन है उनको तोड़ने का काम करता है ग्लूकोज में एट द टाइम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोनों इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो है वो एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवा रहा है और ग्लूकेगॉन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ रहा है। एक्सोक्राइन में तुम लोग के डाइजेस्टिव जूस वगैरह आ जाते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ट्रांसक्रिप्टेज। तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो सेक्रेटेड फ्रॉम द एल्वेलाई ऑफ द पेनक्रिया। तो एक्सोक्राइनल की बात अभी हम लोग डाइजेशन में करेंगे, अच्छे से इसको क्लियर करूंगा मैं। पेनक्रियाटिक जूस की बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम कितना बताया गया, 500 से 800 ml पर डे। रिएक्शन जो है वो 8 to 8.3 pH बताया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के आसपास बताया गया।
डक्ट ऑफ पेनक्रियाज को वेरसन डक्ट भी बोलते हैं। एल्कलाइन पीएच जो होता है क्यों होता है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है जो गैस्ट्रिक एसिडिटी आई हुई रहती है। तो पेट में क्या होता है, HCl वगैरह का सिक्रेशन होता है, इसको क्या करता है, एल्कलाइन नेचर जो है उसको पीएच को बढ़ा देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है गैस्ट्रिक एसिडिटी को। पेंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड इनटू मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है पेंक्रियाटिक लाइपेज। और पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में यानी डाइसेक्राइड में चेंज कर देता है। सेक्रेशन पीएच की बात की गई है तो एक बार देख लो, पेनक्रियाज का जो है वो 0.5 दिया हुआ है, इसको एक बार देख ही लेना, वैसे बता ही दिया मैं सब। सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जी सेल, इंटेरोगैस्ट्रॉन कहाँ से सीक्रेट होगा, तो म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम से। सेक्रेटिन जो है वो एस सेल्स ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड से। कोलियोसिस्टोकाइनिन जो है वो आई सेल से सीक्रेट होता है। जीआईपी जो है वो के सेल से सीक्रेट होता है। वीआईपी जो है वो स्टमक एंड इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से। ग्लूकेगॉन जो है वो अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज से। ग्लाइसेंटीन जो है वो एल सेल से। सोमेटोस्टैटिन जो है वो डी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस से। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है वो पीपी सेल ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज से। मोटिलिन जो है वो डिओडिनम से सीक्रेट होगा। और सबस्टांस पी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। लीवर की बात कर लेते हैं तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है 1.5 kg का होता है। पोर्टल ट्रायड इनके अंतर कौन कौन बनाता है, तो क्वेश्चन ये आता है पोर्टल ट्रायड के अंतर्गत हिपैटिक आर्टरी हो गया, हिपैटिक वेन हो गया और बाइल डक्ट हो गया, ये तीनों मिलकर पोर्टा हिपैटिस यानी कि पोर्टल ट्रायड बनाते हैं। इनके अंदर कफर सेल पाए जाते हैं, जैसे ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल पाए जाते हैं, लंग्स में डस्ट सेल पाए जाते हैं, माइक्रोफेज वगैरह मैक्रोफेज वगैरह, तो वैसे लीवर में जो है वो कफर सेल पाए जाते हैं, ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। बाइल का पीएच जो है वो 8 to 8.6 बताया गया, वॉल्यूम है 800 से 1200 ml पर डे। फंक्शन क्या है, बाइल डाइजेस्ट करेगा एंड एब्जॉर्ब फैट को, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है बाइल, रिड्यूसिंग द surface tension of the lipid. Bile pigment are the excretory product of the bile. Bilirubin and biliverdin are the two bile pigment. Bilirubin in the blood called free bilirubin. Bilirubin converted into the conjugated bilirubin in the liver. गोल ब्लैडर की बात करें तो इनकी कैपेसिटी 50 ml होती है। इसेंशियल ऑर्गन नहीं है, तभी तो देखना ऑपरेशन वगैरह होता है तो क्या होता है, अगर गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई तो गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है, फिर भी पर्सन सालों साल जीता है, तो कोई इसेंशियल ऑर्गन नहीं हुआ है गॉल ब्लैडर। फिलिंग और इम्प्रिंटिंग ऑफ गॉल ब्लैडर डिपेंड अपॉन द इंस्पेक्टर ऑफ द ओडी। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो तीन पार्ट होता है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। सिक्रेशन सक्कस इंटेरिकस का सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन के थ्रू। वॉल्यूम जो होता है 1800 ml पर डे। रिएक्शन जो होता है एंड मतलब पीएच जो होता है वो अप्रोक्स 8.3 के आसपास होता है। पुअरली सप्लाइड बाय द पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत आता है सीकम विथ अपेंडिक्स आता है, फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन आते हैं इनके अंतर्गत, फिर लास्ट में पेल्विक कोलोन और रेक्टम आता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो गई। अब एक बार फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ भी लेता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में। तो देखो डाइजेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक मैकेनिकल और एक बायोकेमिकल। तो मैकेनिकल के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी हम लोग सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इंटेक किए, इसको क्या करता है, ये पेस्ट में चेंज कर देता है, छोटा कर देता है थ्रू च्यूइंग एंड चर्निंग मूवमेंट। तो दांतों से हम लोग उसको क्या किए, क्रश कर दिए, पेस्ट बना दिए उसका। और बायोकेमिकल में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होता है, उस पर एंजाइम्स वर्क करते हैं और एंजाइम्स वर्क करके उसको सिंपल फूड पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। तो चेइंग जो होता है वो बोलस में होता है, और चर्निंग मूवमेंट यानी कि काइम, चर्निंग मूवमेंट काइम का होता है स्टमक वगैरह में। डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, स्टार्च जो होता है उस पे सेलेरी एमाइलेज जो माउथ से सेक्रेट हुआ है, जो बगल कैविटी में सेक्रेट हुआ है सेलेरी एमाइलेज, वो वर्क करता है और 30% स्टार्च का डाइजेशन अप्रोच कर देता है। और पेनक्रियास से भी पेनक्रियाटिक एमाइलेज सेक्रेट होता है, तो वो क्या करता है 70% जो स्टार्च बचा हुआ है उसका डाइजेशन करके इनको डाइसेक्राइड यानी माल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन में चेंज कर देता है। अब क्या करता है माल्ट, अब इंटेस्टाइन से माल्टेज आते हैं, सुक्रेज आते हैं,
लैक्टेज वगैरह आता है, ये इनको मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? माल्टोज पे माल्टेज वर्क करेगा, उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज कर देगा। डेक्सट्रिन पे डेक्सटिनेज वर्क करेगा, उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज कर देगा। सुक्रोज पे सुक्रेज वर्क करेगा, उसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देगा। लैक्टोज पे लैक्टेज वर्क करेगा और उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज में चेंज कर देगा। तो ये जो भी है, ये देखना 80% जो अपना फूड होता है वो अप्रोक्स ग्लूकोज ही होता है, और कुछ कुछ स्मॉल अमाउंट में जो सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, उसमें फ्रक्टोज और गैलेक्टोज थोड़े बहुत मिल सकते हैं। तो ये मोनोसेकेराइड में चेंज हो गया है। अब क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा विलाई के थ्रू। फिर डाइजेशन ऑफ फैट की बात करें तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफाइड फैट, जो फैट वगैरह आया हुआ है उस पर क्या बाइल वगैरह मिला और क्या हुआ? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ। उसके बाद से जो पेंक्रियाटिक लाइपेज इस पे वर्क किया, तो पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में चेंज कर देगा। फिर इंटेस्टाइनल लाइपेज आता है, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज इसको मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में चेंज कर देता है। फिर उसके बाद से थोड़े बहुत और जो बच जाते हैं उन पे और लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज वर्क करता है और इनको सिंपल फॉर्म, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म यानी कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये फैट का डाइजेशन था। और प्रोटीन का डाइजेशन एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन एंजाइम्स में दो तरीके से वर्क करता है ये। एक तो एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं और एक एंडोपेप्टाइडेज होते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होती है? अमाइनो एसिड की चेन होती है। तो एक्सोपेप्टाइडेज मतलब अमाइनो एसिड की चेन को बाहर बाहर से काटेंगे, यानी कॉर्नर कॉर्नर से कट करेंगे, तो ये एक्सोपेप्टाइडेज हो गया। और इंडोपेप्टाइडेज का मतलब है अंदर से भी कहीं से काट सकते हैं इन चेन को। तो ये एक्सोपेप्टाइडेज का एग्जांपल है अमाइनोपेप्टाइडेज हो गया, डाइपेप्टाइडेज और ऑक्सीपेप्टाइडेज। इंडोपेप्टाइडेज का एग्जांपल है पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया और इलास्टेज हो गया। तो मैक्सिमम प्रोटीन डाइजेशन अकर इन स्टमक, सबसे ज्यादा प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में ही हो जाता है, लेकिन सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं होता है, अमाइनो एसिड में नहीं चेंज होता है। ये चेंज होता है प्रोटीन पे पेप्सिन एंड एचसीएल ने वर्क किया और ये प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स में चेंज हो जाते हैं। अब प्रोटीन, अब इंटेस्टाइन में गया प्रोटीन प्रोटीओजेज एंड पेप्टोन्स के फॉर्म में। अब इन पे ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन वर्क करते हैं जो कि पेंक्रियाटिक एंजाइम है, और इनको ओलिगोपेप्टाइडेज में चेंज कर देते हैं। फिर ओलिगोपेप्टाइडेज पे अमाइनोपेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज वर्क करते हैं और इनको डाइपेप्टाइडेज प्लस अमाइनो एसिड में चेंज कर देते हैं। अब इनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाने के लिए डाइपेप्टाइडेज वर्क करता है इन पे, जो कि इंटेस्टाइन से आया हुआ रहता है और अमाइनो एसिड में चेंज कर देता है इनको। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आरएनए एंड डीएनए रहते हैं, इन पे न्यूक्लियस वर्क किया। कौन सा न्यूक्लियस? पेनक्रियाटिक न्यूक्लियस। इनको तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड पे क्या है? न्यूक्लियोटाइडेज वर्क किया, जो कि इंटेस्टाइन से आया हुआ था, और इनको तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में। फिर न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज वर्क करेगा, जो कि इंटेस्टाइन से आया हुआ है। फिर न्यूक्लियोसाइडेज इनको नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर में चेंज कर देगा। नाइट्रोजन बेस प्यूरिन प्लस पायरामिडीन होता है, तो प्यूरिन प्लस पायरामिडीन में चेंज कर देगा, प्यूरिन या पायरामिडीन से जो भी बना हुआ है, और पेंटोज शुगर को अलग कर देगा। तो ये टोटल डाइजेशन का प्रोसेस था, और खत्म हो गया ये चैप्टर भी तुम लोग का। अब इंडोक्राइन सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम में देखो, तुम लोग का जितने भी हार्मोनल कंट्रोल वगैरह होते हैं बॉडी के, वो सारी चीजें आती हैं। तो अब एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, स्टेरॉइड हो गया, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, मेल एंड फीमेल स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड की बात देखो, हार्मोन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? स्टेरॉइड हो सकते हैं, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो स्टेरॉइड के अंतर्गत क्या होता है कि एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन आ जाते हैं, मेल फीमेल स्टेरॉइडल हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। कॉर्टिकल हार्मोन में क्या आ जाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, ये सारे स्टेरॉइडल हार्मोन है। और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स के अंतर्गत हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी आ जाते हैं सारे। हाइपोथैलेमस एंड पेनक्रियास वाले हार्मोन, प्लेसेंटा एंड पैराथायरॉइड वाले हार्मोन प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के अंतर्गत आते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंतर्गत थायराइड हार्मोन आता है और एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन आता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो जीएचआरएच है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन।
CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और GHIS यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन्स थे। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की बात कर लेते हैं हम। तो इनके अंदर क्या आ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, TSH हो गया, ACTH हो गया, GH हो गया, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। थायराइड की बात कर लेते हैं। तो थायराइड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, T4 यानी कि थायरोक्सिन, और T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन, इसी को ही बोलते हैं, कैल्सिटोनिन को ही। तो ये सिक्रेट करता है थायराइड। पैराथायराइड से पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो इनके दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जैसे ये हम लोग की किडनी है, और किडनी के ऊपर जो है वो एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं। तो इनके दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। कॉर्टेक्स में भी कैसे याद करना है कि ग्लोमेरु GFR से याद कर लो। ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरी, ये तीन पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स में भी। तो ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स यानी कि एल्डोस्टेरॉन वगैरह। फेसिकुलाटा जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है, जैसे कॉर्टिसोल हो गया। रेटिकुलरिस जो है वो सेक्स स्टेरॉइड्स वगैरह सिक्रेट करता है। स्मॉल अमाउंट में करता है, लेकिन करता है। मेडुला जो है इसका जो है वो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन मेडुला सिक्रेट करता है। पेंक्रियाज इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन। ओवरी जो है वो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरॉन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ जीन्स हो गया, एंड चेंजिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी हो गया। अब देखो ग्रोथ हार्मोन की बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है कि अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है, तो या तो चाइल्ड में या तो एडल्ट में। अगर चाइल्ड में अगर ओवर सिक्रेशन होता है तो जाइंटीज में हो जाता है। अगर एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो रहा है तो एक्रोमिगैली हो गया है। अगर चाइल्ड में हाइपो सिक्रेशन यानी कि कम सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो डॉर्फिज्म हो जाता है, बच्चा छोटा ही रह जाता है। और अगर एडल्ट में हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है तो एक्रोमिक्रिया वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं जाइंटिज्म में क्या हो जाता है। इंक्रीज लेंथ ऑफ बोन, बोन का लेंथ वगैरह बढ़ जाता है, ये रखो इसको। बोन का लेंथ बढ़ जाएगा, हाइट 6 से 8 फीट हो जाएगी, और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए खली को देख सकते हो, खली। एक्रोमिगैली के अंतर्गत क्या हो जाता है कि फ्यूजन, आफ्टर फ्यूजन ऑफ इपीफाइसिस हुआ, इपीफाइसियल प्लेट बंद हो गई है, तो हाइट तो नहीं बढ़ेगी इनकी, लेकिन बोन मास में थिकनेस आने लगेगी। इंक्रीज साइज ऑफ मैंडिबल, और काइफोसिस हो गया, और ऑर्गेनोमिगैली देखने को मिलेगी। डॉर्फिज में क्या हो जाता है, स्टंट फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन के अंतर्गत स्टिमुलेट द ऑक्सी ये तो ग्रोथ हार्मोन खत्म हो गया। अब ऑक्सीटोसिन की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीटोसिन में क्या होता है कि प्रेग्नेंट यूटेरस को स्टिमुलेट करती है प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान। और क्या करता है, इसके एक दो और काम है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, और इसके साथ साथ इजेक्शन ऑफ मिल्क में भी हेल्प करता है। तो देखो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में जो हेल्प करता है वो प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन इजेक्शन ऑफ मिल्क जैसे ही आ जाए तो ऑक्सीटोसिन जो है वो इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। एडीएच क्या है, डिक्रीज इन एडीएच क्या करता है कि DI यानी डायबिटीज इंसिपिडियस कॉज कर देता है। ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है फ्रॉम DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड कलेक्टिंग रीनल ट्यूब्यूल। और क्या करता है, यूरिन वॉल्यूम को जो है वो रेगुलेट करता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड का क्या काम है कि नॉर्मल बॉडी ग्रोथ वगैरह में हेल्पफुल करता है, स्केलेटन का मैचुरेशन करवाता है, एंड T3 एंड T4 इंक्रीज द BMR वगैरह को बढ़ाता है, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट वगैरह, मेटाबॉलिज्म वगैरह इंक्रीज करता है थायराइड ग्लैंड, जो भी थायरोक्सिन हार्मोन होता है। अब इनके कुछ कुछ बीमारियां हैं, बीमारियां देख लेते हैं कौन कौन सी क्या क्या है। तो देखो थायराइड ग्लैंड की बात करें तो पहला है क्रिटेनिज्म। तो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म देख लो। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो जाता है कि थायराइड की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन वगैरह कम बनने लगते हैं। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आने लगती है। तो सबसे पहला है क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म के अंदर क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, फेटल लाइफ हो जाता है, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड।
फीचर्स क्या क्या होते हैं इस बच्चे के अंदर? स्टंट स्केलेटन ग्रोथ वगैरह सही से नहीं हो पाता है, बोन एंड टीथ डिफॉर्म हो जाता है, स्किन रफ हो जाती है, स्कैंटी हेयर हो जाता है, ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन रिटार्डेड एंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। यानी कि ऐसा क्रिटेनिज्म वाला जो बच्चा रहता है वो अपने में ही खोया रहता है, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता है। इसको कान में गाना लगा के दे दो, गाना नहीं दोगे तो भी इनके कान में गाने बजते रहेंगे और इनका कोई दिमाग वगैरह काम नहीं करेगा। एक जगह बैठा दो तो हमेशा वहीं बैठे ही रहेंगे। ये क्रिटेनिज्म का जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंतर्गत ये आता है। और क्या हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म से? गोइटोर हो सकता है, इसको घेंघा रोग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बढ़ जाता है, और ये आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण होता है। तभी तो सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाया गया, फिर रतन टाटा ने इसकी जिम्मेदारी ली और अपने नमक वगैरह में जो है वो आयोडीन मिलाने लगे, जिससे देश विदेश तक आयोडीन फैल गया, और जो गोइटर जो है वो अपने देश से खत्म ही हो गया अप्रोक्स। हम लोग गोइटर से मुक्त हो गए। तो ये जो इनिशिएटिव था जो वो टाटा नमक में मिलाया गया था, आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर लेते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो जाता है कि T3 एंड T4 डिक्रीज हो जाता है। इसके सिम्टम्स है 40 to 16 आवर ऑफ स्लीप, कोल्ड इंटॉलरेंस, लो बीएमआर, डिक्रीज ग्रोथ ऑफ हेयर, स्केलीनेस ऑफ स्क्रीन, फ्रॉग लाइक हस्की वॉइस, बैगीनेस अंडर द आईज। तो ये मिक्सोडीमा के लक्षण है। ये क्या हाइपोथायरॉयडिज्म में ये भी आता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो थायराइड की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कॉमन कॉज है ऑटो इम्यून डिजीज। इनके अंदर क्या रहता है, ग्रेव्स डिजीज, या इसी को एक्जोप्थैल्मिक गोइटर भी बोलते हैं, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं। इनके अंतर्गत क्या होता है कि बीएमआर बढ़ जाता है, हीट टॉलरेंस बढ़ जाता है, वेट लॉस हो जाता है, डायरिया, मस्कुलर वीकनेस, इंसोम्निया, नींद नहीं आता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल जो है वो आगे की तरफ निकली हुई प्रतीत होने लगेगी। ये हाइपरथायरॉयडिज्म के अंतर्गत आता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंतर्गत क्या आता है कि ये कैल्शियम लेवल बढ़ाने लगते हैं बॉडी में। फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन करवा में हेल्प क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन करते हैं, और स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर ड्यू टू द बोन डीमिनरलाइजेशन। ये पैराथायरॉइड अगर बढ़ गया, कुल मिला के देखो, एक पैराथायरॉइड हार्मोन होता है और एक कैल्सिटोनिन होता है। तो कैल्सिटोनिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो पैराथायरॉइड के द्वारा वो प्रोड्यूस किया जाता है। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाएंगे, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएंगे। तब उनको जहां से मिलेगा वहां से ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देंगे, चाहे उनको भले बोन का रीअब्जॉर्प्शन करना पड़े तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा देंगे, या फिर गट से कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्ब करके कैल्शियम लेवल बढ़वा देंगे। तो ये काम है पैराथायरॉइड हार्मोन का। और कैल्सिटोनिन यानी कि ये थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और ये पैराथायरॉइड के अपोजिट चलता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी करता है। तो यानी कि वो क्या करता है, ये बोन रीएब्जॉर्प्शन को पैराथायरॉइड बढ़ा रहा है, ये बोन रीएब्जॉर्प्शन को घटाएगा, और इसके साथ साथ जो कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट है उसको भी डिक्रीज करेगा कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन दोनों अपोजिट चलते हैं, याद रखना। टेटनी, ये कैसे होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। ये थायरॉयडेक्टोमी करा दिया जाता है, तो भी इनके अंतर्गत क्या होता है कि फेशियल इरिटेबिलिटी हो जाती है और कार्पोपेडल स्पाज्म होता है। कैल्सिटोनिन की बात करें तो पैराफोलिकुलर सेल ऑफ द थायराइड। अभी कैल्सिटोनिन के बारे में बताया है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कौन से सेल से? पैराफोलिकुलर सेल से, अपोजिट टू पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन के अपोजिट वर्क करता है। विटामिन डी की बात करें तो 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफेरॉल, ये इनका जो है कंपाउंड है विटामिन डी का। ये क्या करेंगे कि ये भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं कहाँ से? किडनी से। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है, मेनली चिल्ड्रेन में होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट डिफिशियंसी हो सकता है इनके अंतर्गत विटामिन डी के कमी से। और लक्षण क्या क्या है, साइन एंड सिम्टम जो है वो, बोन डिफॉर्म हो जाएगी, रिटार्ड ग्रोथ हो जाएगी, शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाएगा, और डिलेड डेंटिशन हो जाएगा, दांत वगैरह आने में भी देरी हो जाएगी। ऑस्टियोमेलेसिया में भी क्या है, विटामिन डी एंड कैल्शियम आयन वगैरह की डिफिशियंसी हो गई है, जिससे फ्रैक्चर वगैरह के या मायोपैथी के चांस बढ़ जाएंगे। ग्लूकेगॉन जो है वो अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास से सिक्रेट होता है,
इनका काम है ग्लूकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में चेंज करेंगे, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी नए नए तरीके से ग्लूकोज बनाएंगे, या तो फैट से हो गया, अमाइनो एसिड से हो गया, इनसे भी ग्लूकोज बनाने लगेंगे, ग्लूकेगॉन। इन इंक्रीज इट इंक्रीज फैटी एसिड, फैटी एसिड को बढ़ा देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रेस, प्रोटीन प्रोटीन मील, हार्मोन, गैस्ट्रीन एंड मस्कुलर एक्सरसाइज से ग्लूकेगॉन को बढ़ाया जा सकता है। इंसुलिन बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं, अपटेक ऑफ ग्लूकोज ऑफ मसल में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, हार्मोन्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज। हाइपोग्लाइसीमिया करवाते हैं, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ड्यू टू ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ये कुल मिला के ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवाएंगे, और क्या होता है, लीवर में ये सारी साइकिल चलती रहती है। सेलुलर अपटेक करवाएंगे ग्लूकोज का, इसमें भी हेल्प करता है। इंक्रीज इन रिलीज, अगर इंसुलिन बढ़ जाए तो क्या, ब्लड शुगर, अमाइनो एसिड एंड गैस्ट्रीन। तो देखो इंसुलिन बढ़ता कब है, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, या अमाइनो एसिड या गैस्ट्रीन हार्मोन बढ़ जाएगा, तो इसके साथ साथ इंसुलिन भी स्पाइक करता है, इस इंसुलिन का लेवल भी स्पाइक करता है। और ये डिक्रीज कब होगा, तो स्टारवेशन के कंडीशन में, कोई भूखे है बहुत दिनों से, तो इंसुलिन की भी कमी होने लगती है, क्योंकि ग्लूकोज बना नहीं तो हेल्पफुल होगा नहीं। सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, डीएम यानी डायबिटीज मेलाइटस इज अकर ड्यू टू डिक्रीज इन इंसुलिन, इंसुलिन कम होता है तो डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। प्रोलैक्टिन फीमेल में होता है, इनहेंस मिल्क सिक्रेशन, तो मिल्क के लिए इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन था, एंड मिल्क सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन है। और मेल में भी थोड़ा स्मॉल अमाउंट में जो है वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कराते हैं। एल्डोस्टेरॉन जो है यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ग्रुप जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स में हेल्प करेंगे, और इसके साथ साथ हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम। एडिशन डिजीज हो जाता है, डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन, तो ये इनके अगर सिक्रेशन में कमी आ जाती है तो एडिशन डिजीज हो जाता है। कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में ये क्या करते हैं, इंक्रीज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, फ्री फैटी एसिड को बढ़ाते हैं, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस को कम करते हैं, और साथ ही साथ एंट्री इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है कॉर्टिसोल का। कशिंग सिंड्रोम के अंतर्गत क्या होता है कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, यानी कॉर्टिसोल बढ़ गया तो कशिंग सिंड्रोम हो जाता है। इनके अंदर फीचर क्या देखने को मिलता है, मून फेस हो गया, बफेलो हम्प हो गया, हाइपरटेंशन, increase the blood glucose level, muscular weakness, osteoporosis, suppress immune system। क्रॉसिंग ट्रायड इंक्लूड हाइपरटेंशन हो गया, बैकीकार्डिया हो गया, और इरेगुलर रेस्पिरेशन हो गया। लेप्टिन की बात करें तो लेप्टिन सेक्रेटेड बाय द एडिपोज टिश्यू, विच कंट्रोल एपेटाइट को कंट्रोल करती है। और एमएसएच आ गया तो ये क्या है, मेलानिन प्रोडक्शन इन स्क्रीन को रेगुलेट करता है। तो चलो ये सारे टॉपिक्स तो हो गए तुम लोगों के, अब बात करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ तुम लोग से पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि हम लोग की बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होते हुए भी हम लोग इतना कुछ कैसे सोच पाते हैं, कैसे हम लोग नेचर को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो ये सब कुछ हो पाता है किसकी मदद से, नर्वस सिस्टम की मदद से। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, एक सीएनएस होता है और एक पीएनएस होता है। सीएनएस के अंदर अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पीएनएस में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो अभी देखेंगे, एक बार देख लेते हैं कि सीएनएस में क्या होता है कि नर्व सप्लाई टू स्केलेटल मसल। तो 31 पेयर स्पाइनल नर्व होता है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है, जो कि क्या नर्व नर्व कंडक्शन में हेल्प करते हैं। और पीएनएस में क्या आता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक आता है। तो सोमैटिक जो होते हैं वो रिलेटेड टू ऑर्गन होते हैं, और ऑटोनॉमिक जो होते हैं वो विसरल ऑर्गन वगैरह को फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, तो या तो सिंपेथेटिक के थ्रू कर सकते हैं, या तो पैरासिम्पेथेटिक कर सकते हैं। तो सिंपेथेटिक के अंतर्गत क्या होता है, कंट्रोल्ड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, थोरैको लंबर होता है, और सेक्रेट नॉर एड्रेनलिन। T12, L1 and L2 supplies smooth muscle fiber of the all visceral organs such as blood vessels, heart, lungs, gastrointestinal organ and glands। पैरासिम्पेथेटिक की बात करें तो कंट्रोल बाय एंटीरियर न्यूक्लियाई एंड पार्ट ऑफ मिडिल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। और क्रेनियोसैक्रल सेक्रेट एस्टाइल कोलिन, और इसमें क्रेनियल होता आता है क्रेनियोसैक्रल में, और सैक्रल आता है
क्रेनियल क्या है, इनर वेट ब्लड वेसल्स ऑफ द हेड एंड नेक, थोरैको एब्डोमिनल विसरा, सैक्रल के अंतर्गत इनर वेट स्मूथ मसल ऑफ द विसरा सच एज इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, किडनी एंड ब्लैडर। तो कुल मिला के देखो सिंपेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक काम वगैरह कैसे करते हैं। सिंपेथेटिक, अगर किसी भी चीज को डर जाओ या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसी कंडीशन को सिंपेथेटिक से रिलेट करो। तो सिंपेथेटिक में क्या होगा, तुम डर जाओगे तो एकदम शॉक कंडीशन में आ जाओगे, शॉक हो जाओगे तो जो जो भी तुम्हारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेज होगा वो सिंपेथेटिक में आ जाएगा। और पैरासिम्पेथेटिक के मतलब कि रिलैक्स करवाएगा, जो तुम डरे हुए हो या फिर जो भी कंडीशन आई हुई है जिससे तुम्हारा हार्ट रेट वगैरह बढ़ गया है, तो पैरासिम्पेथेटिक जो है इन सबको नॉर्मल करवाएगा, तुमको कूल डाउन करवाएगा। सिंपेथेटिक अग्रेसिव करवाएगा, फियर वगैरह वाली कंडीशन जो है वो फील कराएगा। ये सारे काम सिंपेथेटिक के हैं। और पैरासिम्पेथेटिक तुमको रिलैक्स करवाएगा, जस्ट रिलैक्स। तो आओ देख लेते हैं एक बार स्टिमुलस का क्या क्या वर्क, क्या कैसे कैसे वर्क करता है इस पे। तो देखो इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस, ये सारे जो है वो ऑर्गन वगैरह दिए गए हैं, ये सिंपेथेटिक हो गया और ये पैरासिम्पेथेटिक होगा। सिंपेथेटिक में क्या हो गया, नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट होगा, और पैरासिम्पेथेटिक में एसिटाइल कोलिन सिक्रेट होगा। आइज की बात करें तो अगर सिंपेथेटिक वर्क करेगा तो क्या होगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा, माइड्रियासिस इसको बोलते हैं। पैरासिम्पेथेटिक में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल पैरासिम्पेथेटिक करवाता है, इसको मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस एंड माइड्रासिस। और ब्लड वेसल्स का है कॉन्ट्रैक्शन का काम जो है, कॉन्स्ट्रिक्शन का काम जो है वो सिंपेथेटिक करवाएगा। अब सिंपेथेटिक में अग्रेशन वाली बात बताया तो उसमें क्या होता है, बीपी वगैरह बढ़ जाता है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बीपी बढ़ जाएगा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम जो है सिंपेथेटिक करवाएगा। और पैरासिम्पेथेटिक कूल डाउन करवाता है, तो ये क्या करवाएगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन करवा जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। या फिर कभी कभी अगर ओवर एक्टिव एक्टिव हो गया पैरासिम्पेथेटिक तो बीपी लो कर देगा, इतना डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को। हार्ट रेट की बात करें तो सिंपेथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाएगा, पैरासिम्पेथेटिक हार्ट रेट को कम करेगा, नॉट डिक्रीज करेगा। ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो सिंपेथेटिक कराएगा और ब्रोंको डायलेशन पैरासिम्पेथेटिक करवाएगा। जीआई इंस्फिंक्टर तो ये स्टिमुलेशन ऑफ द इंस्फिंक्टर जो है वो सिंपेथेटिक करवाएगा और रिलैक्सेशन ऑफ द इंस्फिंक्टर पैरासिम्पेथेटिक करवाएगा। जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो ये जीआई ट्रैक्ट को रिलैक्स करेगा, रिलैक्स मतलब पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएगी पैरासिम्पेथेटिक के थ्रू। और पैरासिम्पेथेटिक में व्यक्ति जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, जीआई ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या होगी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चालू हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो डिफ्यूजर रिलैक्स इंस्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें क्या है, पैरासिम्पेथेटिक है, ये डिफ्यूजर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और इंस्फिंक्टर को रिलैक्स करवाएगा। ये ऑर्गन स्पेसिफिक बात हो गई। फिर देखो अब एक टॉपिक आता है, तुम लोग के सिलेबस में दिया है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम, ईईजी। ईईजी करके ही आएगा क्वेश्चन में कि ये हो सकता है लिख भी सकता है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम और नहीं भी लिख सकता है। ईईजी अगर आ गया तो तुम लोग को कैसे क्या क्या लिखना है वो सारी चीजें बता रहा हूँ। तो देखो इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम क्या होता है कि तुम लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि दिमाग में ऐसे क्या होता है कि लीड वगैरह लगती है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दिया जाता है पेशेंट को। तो ऐसा करके उनका क्या है कि इम्पल्स नापा जाता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या चल रहा है, क्योंकि पूरा जो हम लोग की बॉडी का नर्व कंडक्शन वगैरह है वो न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। और न्यूरॉन्स में क्या होती है कि माइन्यूट सी करंट फ्लो करती है एक तरीके से, जैसे वायर में करंट फ्लो करती है वैसे न्यूरॉन्स में भी करंट फ्लो करती है। तो उस करंट को मापने का जो साधन है वो ईईजी के थ्रू किया जाता है। तो इसमें मेन अल्फा बीटा और ये डेल्टा आता है। तो इसके अंतर्गत देख लो एक बार, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी आती है कि लीड वगैरह लगा दिए तो अल्फा के अंतर्गत जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 से 12 वेव पर सेकेंड आता है। तो अल्फा के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति को नॉर्मली लेटा दिया जाता है, मतलब अभी नींद वगैरह में नहीं गया, सिर्फ आंखें बंद कर किया गया है। ये अल्फा की फ्रीक्वेंसी जो है 8 से 12 वेव पर सेकेंड होती है। बीटा की बात करें तो पहले डेल्टा देख लेते हैं। तो डेल्टा की बात करें तो वेव ड्यूरिंग डीप स्लीप, अगर कोई पेशेंट है डीप स्लीप में चला गया है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है ईईजी के थ्रू 1 to 5 वेव पर सेकेंड। और बीटा के अंतर्गत क्या आता है, वेव ड्यूरिंग मेंटल एक्टिविटी ऑफ द मेंटल टेंशन नॉट अफेक्टेड बाय द ओपनिंग ऑफ आई। अगर किसी पर्सन को मेंटल टेंशन वगैरह कुछ ट्रॉमा वगैरह है तो वो बीटा के अंतर्गत आता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आती है 15 to 60 वेव पर सेकेंड, यानी बढ़ी हुई आती है। तो पता चल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। अल्फा वेव ऑल्सो कॉल्ड बर्गर्स वेव, अल्फा वेव को जो 8 से 12 है इसको बर्गर्स वेव भी बोला जाता है। तो ये
किस किस पेशेंट का किया जा सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को इपिलेप्सी वगैरह है, सीजर वगैरह है, यानी कि किसी को मिर्गी वगैरह के दौरे पड़ रहे हैं, या मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, शरीर कांपने लग रहा है और कांपते कांपते बेहोश हो जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट का ईईजी कराया जाता है। साथ ही अगर कुछ ब्रेन वगैरह में ट्यूमर वगैरह है तो उसकी कंडीशन वगैरह देखने के लिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ब्रेन में, तो ईईजी कराया जाता है। साथ ही साथ इंसिफेलोपैथी, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर वगैरह होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उसमें जो उनमें जो है वो ईईजी को सजेस्ट किया जाता है। ये तुम लोग के सिलेबस में था इसलिए मैंने बता दिया, ये आता है क्वेश्चन। अब आ जाओ एक बार ब्रेन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ये कितना ब्रेन को कट कर दिया गया है और इनके सारे पार्ट को खोल के तुम्हारे सामने रख दिया गया है। तो इसको एक बार देख लेना सारी चीजें, जिसमें से देखो मोटर एरिया ये ऊपर का जो है ड्यूरामीटर है, ऑरिकोनॉइड है, और लास्ट में जो अंदर वाला एरिया है वो पायामीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तुम लोग का। ये फ्रंटल लोब दिखाया गया है, ये कॉर्पस कैलोसम है तुम लोग का। कॉर्पस कैलोसम बीच में होता है, दोनों लोग को जोड़ता है। थैलमस दिखाया गया है, ये थैलमस है तुम लोग का। एमाइगडेला दिखाया गया है, हाइपोथैलमस है यहाँ पे, कहीं यहाँ कहीं हाइपोथैलमस है। फिर हिपोकैम्पस बताया गया है, देखो हिपोकैम्पस बताया गया है। ऑप्टिक काइज्मा दिखाया गया है। फिर टेम्पोरल लोब है, फिर मेमोरी बॉडी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड है लास्ट में। तो फिर नीचे से यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल जाती है। इस साइड में देखो तो ये सेंट्रल सल्कस दिखाया गया है। फिर इधर सेंसरी एरिया है, लिम्बिंग नोड है, पेराइटल लोब है। फिर पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है, यहाँ कहीं दिखाया गया पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। फिर ये ऑक्सीपिटल लोब है इधर पीच बैक के साइड में। ये पीनियल ग्लैंड यहाँ पे दिखाया गया है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, जो मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना हम लोग पढ़ते हैं, वो दिखाया गया है। फिर सेरिब्रल एक्वीडक्ट, जो मिड ब्रेन से ऐसे निकलती है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ कहीं बताया गया है। साथ ही साथ ये लास्ट का ये जो पार्ट है ये सेरिबेलम हो गया। तो ये एक बार मतलब ब्रीफ ब्रीफ तो क्या मतलब शॉर्ट में डायग्राम के थ्रू मैंने बता दिया कि कौन से पार्ट कहाँ कहाँ है। तो अगर किसी कोई चीज पूछा जाए, जैसे मान लो अगर तुम लोग के पेपर में क्या आ गया, पूछ लिया कॉर्पस कैलोसम के बारे में पूछ दिया, पायामीटर और इकोनॉइड ड्यूरामीटर के बारे में, यानी कि मेनिंजेस के बारे में पूछ दिया, तो तुम लोग ऐसे कुछ बना के और लिख सकते हो कि इनर मोस्ट जो है वो पायामीटर है, बीच वाली अरेकनॉइड है, और सबसे ऊपर जो है वो ड्यूरामीटर है। तो ऐसे कुछ ब्रेन बना के ऐसे कुछ लिख सकते हो तुम लोग। और लिखना ही है पेपर में, अगर पूछे तो एक आध फिगर जरूर ऐसा ऐसा कुछ बनाना। फिर देखो डिवीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो तीन भागों में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंतर्गत क्या क्या आता है, ऑल्फैक्ट्रिक लोब, सेरिब्रम एंड डायनसिफिलॉन। इसको डॉग से याद करो, डायनसिफिलॉन, ऑल्फैक्ट्रिक लोब एंड सेरिब्रम। तो ये फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है। मिड ब्रेन में क्या है तुम लोग का, ऑप्टिक लोब एंड क्रूरा सेरिब्राई आता है मिड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में पीसीएम से याद करो, पॉन्स हो गया, सेरिबेलम हो गया, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, पीसीएम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है ना, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम लोग तो डीओसी, तो डीओसी से डायनसिफिलॉन और फैक्ट्री लोब एंड सेरिब्रम फोर्थ ब्रेन में आता है। वैसे याद होगा ही तुम लोग को, चलो ठीक है। ब्रेन मेनिंजेस की बात करें तो मेनिंजेस कई बार पूछ लेता है। तो देखो ब्रेन कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, टर्मेन मेनिंजेस, या इन्हीं को मेनिक्स भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में मेनिंजेस वर्ड भी दे सकता है और मेनिक्स भी दे सकता है। तो इसको टैकल कैसे करेंगे, तो ऐसे कोई डायग्राम बनाना। सबसे ऊपर है तुम लोग का आउटर मोस्ट ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर में यहाँ तुम लोग को क्या है कि क्रेनियल क्रेनियल वेनस साइनस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड भरा रहता है। और फिर इसके नीचे आ जाता है तुम लोग के आर्किनॉइड, और आर्किनॉइड लेयर आ जाता है। तो आर्किनॉइड लेयर कुछ ऐसे बना देना तुम लोग, और ड्यूरामीटर और आर्किनॉइड के बीच में तुम लोग का क्या हो जाता है, सब ड्यूरल स्पेस हो जाता है। तो देखो ये ड्यूरामीटर है तुम लोग का, ड्यूरामीटर के ऊपर जो स्पेस है उसको इपीड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और इसके नीचे जो स्पेस है उसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। फिर अरेकनॉइड वाली लेयर आ गई। तो यहाँ पे सब ड्यूरल में क्या है, सेरस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। फिर अरेकनॉइड के नीचे जो है वो सब आर्केनॉइड नॉइड स्पेस हो गया। फिर नीचे तुम लोग का सबसे लास्ट में जो इनरमोस्ट कवरिंग है वो पायामीटर की है। तो पायामीटर का एक फुटबॉल जैसे तुम लोग कर सकते हो। जैसे फुटबॉल के अंदर क्या होता है, खाली हवा होता है, तो वो जो गोल सा स्पेस है उसको तुम लोग ब्रेन ब्रेन कंसीडर करो, और उसके ऊपर एक लेयर है। जैसे फुटबॉल के अंदर देखोगे तो एक और बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो समझ लो कि वो जो इनर मोस्ट लेयर है इसके ब्रेन के ऊपर वो पायामीटर है। तो फिर नीचे जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, ये जो है वो सब ड्यूरल सब आर्केनॉइड स्पेस है। तो ये नीचे वाला जो आर्केनॉइड है पायामीटर के बीच में सब आर्केनॉइड स्पेस,
ड्यूरामीटर और ऑर्गेनॉइड के बीच में जो है वो सब ड्यूरल स्पेस, और ये ऑर्गेनॉइड जो है वो विलाई है। ये क्या करता है, सीएसएफ को एब्जॉर्ब करता है। ये ब्रेन के मेनिंजेस हो गए और लेयर हो गए। अब आ जाओ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और इनसे रिलेटेड क्या क्या देख लेते हैं। देखो इधर रिसेप्टर है और इधर साइट है। तो हियरिंग की साइट क्या है, ऑर्गन ऑफ पोर्टाई। रोटेशनल एक्सेलरेशन कौन किसकी हेल्प से होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ईयर्स की बात हो रही है। थर्मोस्टेट इन हेड जो है वो हाइपोथैलेमस हेल्प करता है। आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी रेगुलेट करती है। एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी कैसे रेगुलेट करती है ऑक्सीजन एंड CO2 को, तो इनमें मेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं H+ एंड CO2 के। तो ऑक्सीजन के रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी में किस किस चीज के रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, तो H+ एंड CO2 के। फिर है फंक्शनली इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द ब्रेन। तो सबसे पहले फ्रंटल लोब जो फ्रंट में है, फ्रंटल लोब। फिर पेराइटल लोब जो बीच वाला एरिया है, ये पेराइटल लोब। टेम्पोरल लोब, फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल लोब। जो साइड साइड में दो है वो टेम्पोरल लोब हो गया। फिर पीछे का जो एरिया है वो ऑक्जिपिटल लोब। याद करो, फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ऑक्जिपिटल, फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ऑक्जिपिटल। तो ये सारे एरिया बताए गए। अब इनके फंक्शन वगैरह क्या क्या वो देख लो। फ्रंटल लोब मूवमेंट में थिंकिंग, इनिशिएशन, रीजनिंग, बिहेवियर, मेमोरी, स्पीकिंग, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, मेमोरी एंड इमोशन में हेल्प करता है। पेराइटल लोब जो है वो नोइंग राइट फ्रॉम द लेफ्ट। पेराइटल लोब क्या होता है कि ऐसे बीच में से ब्रेन डिवाइड होता है, तो राइट की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, और लेफ्ट की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो राइट की तरफ जाती है। यानी कि अगर इसको मैं देख रहा हूँ, अगर इसको मैं देख रहा हूँ तो ये मेरे लेफ्ट साइड है। अब तुम लोग का पता नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन ये मेरे लेफ्ट साइड है। तो ये मेरा राइट राइट ब्रेन इसको कैच कर रहा होगा। तो राइट ब्रेन कैच करके प्रोसेसिंग करके ये मुझे दिखा रहा है कि ये लेफ्ट साइड में है। तो ये राइट और लेफ्ट के बीच में जो कनेक्शन बनवाता है वो पेराइटल लोब में ही होता है। सेंसेशन, रीडिंग, एप्रिसिएशन ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेम्पोरल लोब की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, बिहेवियर, मेमोरी एंड सेंटर ऑफ हियरिंग है टेम्पोरल लोब। ऑक्सीपिटल विजन, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह में हेल्प करता है, दिखाता है। सेरिबेलम की बात किया जाए तो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फाइन मसल एंड कंट्रोल। ब्रेन स्टेम के अंतर्गत क्या क्या आता है, मिड ब्रेन हो गया तुम लोग का, पोन्स हो गया एंड मेडुला हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये तीनों मिला के जो है वो ब्रेन स्टेम बनता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। इन ये हेल्प किस चीज में हेल्प करता है, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, हार्ट बीट एंड swallowing रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो पिट्यूटरी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, हंगर एंड फूड इंटेक, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट, ये हाइपोथैलेमस के काम है। बेसल गैंग्लिया, रेगुलेशन ऑफ वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी एंड मसल कंट्रोल, ये बेसल गैंग्लिया का काम था। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर देख लो। तो मैकेनो रिसेप्टर, टच एंड प्रेशर, केमो रिसेप्टर, टेस्ट एंड स्मेल, थर्मल रिसेप्टर, टेम्परेचर बताएगा, वार्म एंड कोल्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, और नॉसी रिसेप्टर्स, पेन नर्व एंडिंग होता है। फिर जैसे क्या होती है कि ब्रेन में बहुत सारी एरियाज वगैरह होती है, तो तुम लोग को अलग अलग याद करने में बहुत दिक्कत होगा, तो इसको मैंने एक ही जगह पे लिख दिया, यहीं से याद कर लो। जैसे हियरिंग के लिए ब्रेन का 41 एंड 42 ऑडियो सेंसरी एरिया होता है, तो वो हेल्प करता है। इसके साथ साथ 20, 21, 22 ऑडियो ऑडियो साइकोटिक एरिया रहता है, तो ये हियरिंग में हेल्प करते हैं। 41, 42, 20, 21, 22। स्किन स्किन रिलेटेड कौन से एरिया है, तो 1, 2, 3, यानी कि एट पोस्ट सेंट्रल गाइरस ये प्रेजेंट रहते हैं। उसके साथ साथ 5 एंड 7 एरिया। विजन के लिए 17, 18, 19। 17 विजियो सेंसरी होता है, 18 जो होता है विजियो साइकोटिक होता है, एंड 19 जो होता है वो मोटर होता है। टेस्ट में 1, 2, 3 एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गाइरस जो है वो मदद करता है। स्पीच के लिए तो ब्रोकाज एरिया, ये सबको पता ही होता है, तो ये याद ही होता है। 44 नंबर का ब्रोकाज एरिया स्पीच में हेल्प करता है। फिर देखो अपने को डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की। तो प्रोटीन का 1 ग्राम पर केजी पर डे बताया गया, फैट के लिए 45 से 60 ग्राम पर डे, कार्बोहाइड्रेट 400 टू 500 ग्राम पर पर डे। उसके साथ इनसे एनर्जी वगैरह कितनी मिलती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से
ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, रियल वैल्यू है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी मिलती है अपने को। प्रेशर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट प्रेशर देख लो, इंपॉर्टेंट। आर्टेरियल 120/80 mm ऑफ एच जी, सबको पता होता है। जगलर वेन 5.1 mm ऑफ एच जी। सुपीरियर वेना क्या हुआ 4.6 mm ऑफ एच जी। आर्टेरियल इंड कैपिलरी 30 से 32 mm ऑफ एच जी। वेनस इंड ऑफ कैपिलरी 15 mm एच जी। कैपिलरी प्रेशर इन किडनी 16 mm ऑफ एच जी। कैपिलरी प्रेशर इन लंग 7 mm ऑफ एच जी। CSF प्रेशर 50 to 150 mm ऑफ H2O। intracranial pressure 10 mm of Hg, during labor 30 mm of Hg, and portal hypertension greater than 40 mm of Hg। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है किसी ना किसी का प्रेशर, या फिर कोई क्वेश्चन लिख रहे हो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लोग कुछ आर्टरी से रिलेटेड लिख रहे हो तो आर्टरी का प्रेशर नॉर्मल लिख सकते हो, 120/80 नॉर्मल होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तुम लोग कोई भी डिजीज वगैरह पूछे तो उसमें भी यूज कर सकते हो। अब रिसेप्टर देख लो, रिसेप्टर में क्या है, जक्स्टा कैपिलरी एट एल्वोलाई। बैरो रिसेप्टर है एट कैरोटिड साइनस एंड आर्च ऑफ एओर्टा। केमो रिसेप्टर है एट द मेडुला। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होता है। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम। तो टाउ सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम। क्लिनफेल्चर सिंड्रोम में XXY कंडीशन होती है। टर्नर में XO कंडीशन होती है। सुपर फीमेल में XXX कंडीशन होती है, एक X एक्स्ट्रा आ जाता है। सुपर मेल में XXY कंडीशन होती है, इसमें भी एक X एक्स्ट्रा आ जाता है। यानी मेल में अगर एक X एक्स्ट्रा आया तो सुपर मेल बन जाएगा, और फीमेल में अगर एक X एक्स्ट्रा आया तो सुपर फीमेल बन जाएगी। फिर सुपर मेल में क्या होता है, XYY वाली कंडीशन भी आ जाती है, एक Y भी एक्स्ट्रा हो जाता है कभी कभी। ये क्या है कि ब्रूस फील्ड स्पॉट ऑन आइरिस कैन बी सीन इन डाउन सिंड्रोम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे पटाउ सिंड्रोम में क्लेफ्ट लीफ एंड क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ टर्नर सिंड्रोम में तुम लोग को वेब नेक्ड कैन बी सीन, वेब नेक्ड सीन हो सकता है। और बार बॉडी जेनेटिकली एक्टिविटी, जो ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है इसे ही बार बॉडी बोला जाता है। तो ये जेनेटिकली जो है वो इनएक्टिव होता है। तो चलो इसी के साथ तुम लोग का जो है वो लेक्चर थोड़ा 1 घंटे से लंबा हो गया, लेकिन सारी चीजें सारे पॉइंट्स कवर हो गई हैं। तो मस्त आराम से जाओ, एग्जाम दे के आओ, फोड़ के आओ। और बाकी कोई भी क्वेरी वगैरह आती है, कोई भी स्टडी वगैरह से रिलेटेड या कुछ भी, तो इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है कॉर्नर में, तो वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर इसके PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ मैं, तो वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और इसका जो PDF वगैरह है वो एक्सेस कर सकते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अप्रॉक्स जितने भी है आयुर्वेद के फर्स्ट ईयर के, सारे मैंने वन शॉट लेक्चर कवर करवा रखा है। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को लिंक मिल जाएगा, तो आराम से जाओ और वन शॉट वगैरह लेक्चर देखो। एग्जाम से पहले बस एक बार देख के चले जाया करो, पेपर वगैरह तुम लोग के बहुत अच्छे जाने वाले हैं, आराम से पास हो जाओगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।